तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केटीजी बोलते हैं। छोटी यूनिट है, फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों। आप इसमें ना, जब आप पढ़ोगे ना, आप लोगों के आज आप केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हो बस। तो समझ लो केमिस्ट्री का ही रिवीजन हो रहा है। हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ी प्रैक्टिकल गैसेस को लेकर स्टडी भी सर ने पढ़ाया होगा आपको। ठीक है। हम यहाँ पे आइडियल गैस की कंडीशन पे ही मान के उसको स्टडी करेंगे। एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री सिलेबस छोटा है, टॉपिक छोटे हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और आप जब आप क्वेश्चन करोगे इसके, तो क्वेश्चन भी लगभग लगभग सिमिलर ही है। जैसे जेई मेन में क्वेश्चन आता है, सिमिलर ही क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में मिलेंगे, सिमिलर टाइप ही क्वेश्चन। ठीक है। तो हम मेनली यहाँ पे आइडल गैस को ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आइडल गैस के बारे में जानेंगे कि व्हाट वी आर टेकिंग एजुम्पशन फॉर आइडल गैसेस। तो लिखो पहले, एजुम्पशंस ऑफ आइडियल गैस। सबसे पहला assumption होगा बच्चों, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है ना कंटेनर में, वी आर कंसीडरिंग कि वो बहुत ज्यादा लार्ज है। तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स है, वहां पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो पहला assumption है, लिख लो बच्चों, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर इज वेरी लार्ज। ठीक है, अब वो जो लार्ज है, ठीक है, दूसरा, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, एक तो सारे आइडेंटिकल होने चाहिए, इलास्टिक नेचर होना चाहिए। इलास्टिक नेचर को याद करो, इलास्टिक नेचर हमने कोलिजन में पढ़ा है। इलास्टिक नेचर में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती है। इलास्टिक नेचर में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। इसका मतलब कि अगर गैसेस मोलिक्यूल दूसरे गैसेस मोलिक्यूल से टकरा रहा है, तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही। बस हमें ये समझना, वैसे तो प्रैक्टिकल केस में होती है। हम क्या मान के चल रहे हैं बच्चों, पहले मैंने बोला कि कौन सी कंडीशन मान के चल रहे हैं, आइडियल कंडीशन। तो उसमें गैसेस मोलिक्यूल जब दूसरे गैसेस मोलिक्यूल से या फिर इवन कंटेनर से भी टकरा रहा है, तो उसकी उसके में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। हाँ जी सर। और वेरी स्मॉल इन साइज है, वेरी स्मॉल सॉलिड स्फीयर साइज है। ठीक है, लास्टिंग नेचर में लिख लेना, नो लॉस ऑफ, ये यूज भी होगा, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, हमेशा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर ही लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर लेंगे। तो मान के चलो एक कंटेनर है, कैसा भी शायद शेप का हो सकता है बच्चों कंटेनर। ठीक है, तो जैसा इसका वॉल्यूम है बच्चे, जितना इसका वॉल्यूम है, हम उतना ही मान लेंगे गैस का भी वॉल्यूम उतना है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि गैसेस मॉलिक्यूल केवल एक जगह ही होंगे, हर जगह बच्चों वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया। हाँ जी सर। चौथा, चौथा है नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। तो उनके बीच में कोई हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, क्योंकि वैसे ज्यादातर रेस्ट पे तो नहीं रहते, फिर भी हम मान के चल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो ही मान के चलेंगे। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होगी। लिखे आगे,
हाँ जी सर। यस सर। लिख लो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक। एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर हो जाएगी, जो कि कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, वो हम देखेंगे अभी आगे। 7 देखो। मोलिक्यूल्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। हमारे लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, किसी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। एनी रैंडम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, एनी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर इफ कंटेनर इज एट रेस्ट, अगर कंटेनर मूव नहीं कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कंटेनर नहीं मूव कर रहा तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज बोल रहा हूं वर्ड, इसको कैपिटल में लिखना। क्यों लिखवा रहा हूं ये भी बताऊंगा। एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। सर एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है? बच्चों देखो, मान के चलो कि आपने इवन टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, तो मॉलिक्यूल्स रैंडम नेचर में आ जाएंगे। अब होगा क्या? कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ गैसेस मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में, कुछ गैसेस मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में, कुछ गैसेस मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में, आइडेंटिकल वैसी हैं। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, एवरेज वैल्यू लूंगा, तो सबके अलग अलग डायरेक्शन है ना बच्चों, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो आ जाएगी। सर में आ गया? क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। वो मैं आपको लिखवा ही चुका हूं कि इलास्टिक इन नेचर होगा। कौन सा होगा बच्चों? इलास्टिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट, मान के चलो कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसका मास m है, जो x डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन में भी है, z डायरेक्शन में, मतलब कि एक्स वाई डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट है, और सबका मैग्नीट्यूड सेम ही है। सबका मैग्नीट्यूड मान लिया हमने सेम है। ठीक है। तो आपको पता है इनको हम ऐड कैसे करते हैं? हम इनको ऐड करते हैं, अगर हमें मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करना है तो इट विल बी ऐड लाइक स्क्वायर वाइज। मैग्नीट्यूड सेम है, तो 3v(x)² किसके बराबर आ जाएगा? v² के। तो एक डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v²/3 का अंडर रूट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि ग्रेविटी को हमें क्या करना बच्चों? नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट द ग्रेविटी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे हमने, मैंने आपको बताया था कि हमें ये मान के चलना है कि जो मॉलिक्यूल्स है, गैसेस मॉलिक्यूल, कोई एक पोजीशन पे नहीं है, वरना होगा क्या? अगर आपने ग्रेविटी मान लिया, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे नीचे की साइड में ज्यादा होंगे, ठीक है, ऊपर की साइड में कम होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे। इस ज्यादा होने से बच्चों इसी कंटेनर में यहाँ पे डेंसिटी देखो ज्यादा हो गई, यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो फिर आइडल गैस नहीं हुई ना, इसलिए हम क्या मान के चलेंगे बच्चों? ग्रेविटी को नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? हाँ जी सर। यस थोड़ी सर। थोड़ी बोरिंग ही रहेगी, लास्ट में जाके कुछ फॉर्मूले निकल के आएंगे जिन पे डायरेक्ट फॉर्मूले आते, जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर हाथ में बस। बस हमें अभी बेसिक बेसिक समझना है। चलो, तो हमें, हमने प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स हमने देख लिया था, ठीक है। हम प्रेशर ऑफ गैस देखेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? होता क्या है कि जैसे मान के चलो कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है। अब गैस क्या करेगा बच्चों? जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है।
तो जब ये गैस मॉलिक्यूल्स डार्क में तो कुछ ना कुछ फोर्स डेवलप करेंगे सारे के सारे, है ना। कुछ ना कुछ क्या डेवलप करेंगे बच्चों? फोर्स डेवलप करेंगे। इसका कुछ ना कुछ एरिया भी है, इस सरफेस का एरिया भी है। और आपको पता फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है बच्चों? प्रेशर। प्रेशर। ये तो हमने कंटेनर में मान के चले। लेट अस सपोज मैं कंटेनर में मान के चलो एक ओपन एनवायरनमेंट है, और गैस मतलब पीछे से हवा आ रही है मान के चलो। हवा आपके शरीर से टकरा रही है, तो जो आपके शरीर का एरिया होगा ना बच्चा, आपकी बॉडी का जो एरिया होगा, उस पे गैस जितना फोर्स लगा रही है उसका मतलब आप पे कितना प्रेशर लग रहा है। समझ में आ गया? एयर आ रही है, एयर का एक फ्लो है, उस फ्लो की वजह से आप फोर्स जनरेट कर रही है आपके बॉडी पे। आपका बॉडी का आपके बॉडी क्या परपेंडिकुलर लग रही है बच्चे, ठीक है। तो वो भी आपके ऊपर क्या लगा रही है बच्चों? एक तरीके का फोर्स से लगा रही है। और जो फोर्स होगा बच्चे, जिसको हम आपको पता है एटमॉस्फेरिक फोर्स बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.1, सॉरी 01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल बोलते हैं। और 1 बार किसके बराबर होता है? 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। डायमेंशन हम सब पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटीज हम प्रेशर पहले भी पढ़ चुके हैं, तो दोबारा बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है बच्चे वॉल्यूम। मेरे ख्याल से वॉल्यूम में बता चुका हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस हमें किसके लिए क्या मानना है? हमें कंटेनर का वॉल्यूम ही कंसीडर करना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये हम पहले ही मान चुके हैं। आगे बढ़े। हाँ जी सर। साथ साथ लिखते चलना। अच्छा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा बहुत बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कैसे निकालते हो आप? एन की गिवन वजह मास पर मास। given upon 22.4. तो वॉल्यूम अपॉन 22.4। से लिखा होगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ऑफ गैस डिवाइड बाय एवोगैड्रो एवोगैड्रो। नंबर। पढ़ा नहीं? हाँ जी सर। इसका यूज Yes. होगा। या फिर जो हमने पिछली क्लास में भी देखा, थर्मोडायनेमिक्स में देखा, वो हमने उसमें क्या देखा बच्चों? मास ऑफ गैस डिवाइड बाय किसका मास? मोलर मास ऑफ। मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है। तो इसको करते हैं बच्चे कैपिटल एन से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। इक्वल्स टू इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और नीचे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। लेट अस सपोज वी आर कंसीडरिंग की 500 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ध्यान से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ये होगा मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ गैस तो देखो पहले से ही गिवन है, तो यहाँ पे आ 500। जाएगा 500। मोलर मास क्या होता है बच्चों? O2 है। O2 का कितना होता है मोलर मास? आपने पढ़ा केमिस्ट्री में, 32 टू। But मोल पर ग्राम। ये भी ग्राम में ही है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे कितना आएगा? 500 डिवाइड बाय 32। ये हो जाएंगे आपके मोल्स हो जाएंगे। हाँ क्लियर जी। है? क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ठीक है। तो ऐसे अगर नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चल गए, तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे निकालूंगा बच्चों? एन इंटू एन है। तो जो आपने 500 डिवाइड बाय 32 था, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? एवोगैड्रो नंबर। क्या वैल्यू होती है इसकी? 6.6। जीरो 023 023 into 10. ठीक है, 10 पावर 23 यही होती है ना? सर 6.6 तो उसमें 6.6 आता नहीं है होता है। 10% में। कितनी होती है? 6 पॉइंट। 023। 023. अब ठीक है। हाँ जी सर। ठीक। नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर ऑफ गैस में बच्चों हमने एक पढ़ा था
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद है हमने एक टर्म पढ़ी थी एब्सोल्यूट हाँ, टेम्परेचर। क्या वैल्यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की? 0 0 केल्विन। केल्विन। 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब क्या होता है? कौन सा टेम्परेचर है जिसपे, -273 हाँ, सेल्सियस। जिसपे नो एनर्जी ट्रांसफर। विल ट्रांसफर, किसी भी टाइप की एनर्जी आदान प्रदान नहीं होगी, हिंदी में बोलते हैं, या फिर नो एनर्जी विल ट्रांसफर। नो एनर्जी विल ट्रांसफर, इसका मतलब कि देखो गैसेस के पास तो पहले से पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, इसका मतलब कि 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर क्या हो जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या बन जाएगा बच्चे? टोटली। फॉर्मूला भी हम निकालेंगे, पर अभी के लिए हम ये समझ रहे हैं। और जैसे बच्चों 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर मैं बोलूंगा रैंडमनेस स्टार्ट हो जाता है, वाइब्रेशन और रैंडमनेस स्टार्ट हो जाती है बच्चों। और रैंडमनेस के बढ़ने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई है। क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। हायर टेम्परेचर, हायर रैंडमनेस, हायर काइनेटिक एनर्जी, हायर स्पीड, स्पीड भी बढ़ जाएगी बच्चों। काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। लिख लिया बच्चों यहां तक? हाँ जी सर। अब हमने आइडल गैस की इक्वेशन तो हम वैसे देख ही चुके हैं ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ किसने दिया था? बॉयल। बॉयल्स लॉ, राइट, बॉयल्स ने दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। ये किसने दिया था? चार्ली, चार्ली लॉ बोलते हैं बच्चे इसको। तो इन दोनों को मिला के ही बच्चे फॉर्मूला बना, कौन सा? पी वी इजिकल टू एन आर। NRT। पी आपका प्रेशर पढ़ चुके हैं अभी, वी आपका वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स पढ़ चुके हैं, टी टेम्परेचर पढ़ चुके हैं ना सभी हम। पर ये हाँ ध्यान जी रखना, T किस में लेते हैं बच्चों? इन केल्विन। बहुत बार सर। याद, एक बार फिर याद दिला दिया है कि हमेशा लेना है, टी लेना है, केल्विन में लेना। चेंज इन टेम्परेचर आप किसी में भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? हाँ आज जी यहाँ सर। पे गैस के बारे में भी देख चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है मैंने बताया भी था, 25/3। ठीक है, या फिर कितने बताई थी? 8.314। यूनिट क्या होते हैं बच्चे? जूल पर मोल केल्विन। गैस कांस्टेंट की डायमेंशन भी निकालने के लिए पूछ सकता है, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी टफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर, आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी वी डिवाइड बाय एन टी। प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बता सकता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है फोर्स अपॉन एरिया, मेरे ख्याल से -1 -2 होता है। ठीक है। वॉल्यूम का तो L3 ही रहेगा, और एन का कोई नहीं होगा, टेम्परेचर का K आ जाएगा। कई बच्चे टी लिख देते, जल्दबाजी में टी लिख देते, वो नहीं काम करना है, गड़बड़ वाला काम नहीं करना है। तो गैसेस का आ गया बच्चे ML सर एन का मोल आएगा ना। है, एन का मोल। तो आएगा, सही बात है भाई। मोल M1L2T-2, और ये क्या हो जाएगा बच्चे? K इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस और नो? यस हाँ सर। जी सर। यस सर। हाँ ठीक है। एक और कांस्टेंट में आपने शायद, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे तो एक कांस्टेंट बहुत फेमस हुआ था,
और मैं बोलता हूँ उसको पढ़ना, जो कि होता है, और इसमें बहुत चैप्टर में बहुत बार यूज होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बहुत कौन भी यूज होता है बहुत बार। क्या होता है फॉर्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का? दैट इज आर बाय एन ए। एन आर की वैल्यू अभी देखी थी हमने 8.314, राइट। और एन ए की वैल्यू आपको पता है 6.023 10 पावर 23। दोनों को डिवाइड करके एक नंबर आता है 1.38 10 पावर -23। ठीक है, ये नंबर आता है। यूनिट हम लिख सकते हैं, इसकी क्या यूनिट होती है आर की? आर की होती है जूल, जूल पर मोल केल्विन। केल्विन। और इसकी होती है पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, तो जूल पर केल्विन होती है। कितनी होती है बच्चे इसकी? जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। तो अगर मेरे को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, ये है के से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे इसको, ठीक है। इसका भी देखो, अब आपको पता चल गया आर बाय एन होता है, जूल पर केल्विन होता है। जूल की तो मेरे ख्याल से याद ही रहती है, M1 L2 T-2, राइट। हाँ जी और सर। साथ में क्या रहेगा बच्चों? K-1। क्लियर हो गया? यस और नो? ये वाली वैल्यू याद नहीं रखनी है क्योंकि एग्जाम में गिवन होती है, 99.99% गिवन ही होती है। ठीक है, पर जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हो तो याद हो ही जाती है फिर भी। ठीक है, वो प्रैक्टिस के ऊपर होता है, पर याद नहीं करनी। लिख लिया बच्चे यहां तक? यस। हाँ जी सर। अब थोड़ा फॉर्मूले जाएंगे। अब हमने बेसिक बेसिक समझ लिया। अब एक होता है बच्चों कि हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, और वीआरएमएस सीधा फॉर्मूला आता है कि हमें आरएमएस वैल्यू निकालो। पहले हमें समझना चाहिए कि आरएमएस वैल्यू होती क्या है, एवरेज वैल्यू क्या होती है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कंटेनर है, कंटेनर मान के चलो अभी रेस्ट पर ही है। कंटेनर इज एट रेस्ट, रेस्ट पर है बच्चों, रेस्ट पर है। तो मैंने क्या बोलता, एवरेज वेलोसिटी, याद है मैंने एक टर्म लिखवाई थी, एवरेज वेलोसिटी विल बिकम जीरो, लिखवाया था बच्चों मैंने। ठीक है, इसका मतलब हाँ जी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या? देखो, मतलब समझो, जैसे कि मान के चलो कि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता हो एक ऐसा मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है ना जो बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहा हो, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। देखे थे अभी आपने 10 पावर 23 के आसपास मान के चलो मॉलिक्यूल्स है। तो ऐसे हायर पॉसिबिलिटी है कि अगर एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है एक एक्स वाई डायरेक्शन में जा रहा हो, दूसरा -XY डायरेक्शन में जा रहा हो। तो एक जो डायरेक्शन मान के चलो इसकी V1 है तो इसकी -V1 हो जाएगी, इसकी V2 है तो इसकी -V2 हो जाएगी। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? एवरेज वैल्यू निकालते हैं सभी का एडिशन, या फिर सम ऑफ, बोलना चाहिए मुझे, सम ऑफ ऑल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय नंबर नंबर ऑफ। मॉलिक्यूल्स। यही तो हो गया एवरेज वैल्यू, तो हमने यही निकालते हैं हमेशा। जब आप सम करोगे आप देखोगे, इसकी V2 पुट करोगे, इसकी -V2 पुट करोगे, तो भाई साहब ऑल वैल्यू तो लगभग लगभग जीरो ही आ जाएगी। यस और नो? एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो बढ़ जाएगी। अब ये तो हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि सर रूम टेम्परेचर में तो रेंडमनेस रहती है, क्यों? क्योंकि सर 0 केल्विन पे रेंडमनेस जीरो होती है ना। रूम टेम्परेचर कितना होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस हो गए सर 300 केल्विन। सर 300 केल्विन पे तो सर डेफिनेटली रेंडमनेस तो रहेगी। जब रेंडमनेस रहेगी फिर मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा तब भी जीरो रहेगी। तो इसका मतलब कि मैं तो हर बार निकालता रहूंगा तो ऐसे एवरेज वैल्यू जीरो ही आती रहेगी, बिल्कुल आती रहेगी। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि क्यों ना हम एक और वैल्यू कैलकुलेट करें जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके। दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या करता है बच्चों? पहले जो इंडिविजुअल वेलोसिटी है सबका स्क्वायर कर देगा। देखो उल्टे से स्टार्ट करना, स्क्वायर कर देगा। स्क्वायर का मतलब पहले V1 वेलोसिटी का स्क्वायर करेगा,
अब जो नेगेटिव भी होगी वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर में आ गई, पॉजिटिव आ गई। ठीक है, मान के चलो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उनके n नंबर ऑफ वेलोसिटी, स्क्वायर कर दिया, फिर उनका मीन निकाल देगा। मीन मतलब नीचे आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कर दिया बच्चों, स्क्वायर कर दिया, मीन कर दिया, और उसके बाद रूट कर देना बस। इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों, वीआरएमएस बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों वीआरएमएस क्या होता है? वीआरएमएस हमारा यही है। क्लियर एवरीवन? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े अब। करेक्ट। वैसे डेरिवेशन में कुछ है नहीं खास, उसमें डेरिवेशन बस यही है बच्चों, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स हम मान के चल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इस कंटेनर से टकरा रहा है, तो मान के चलो इनिशियल इसका मोमेंटम कितना था, m इंटू वी एक्स था। मैंने आपको बोला था कि जब भी कंटेनर से टकराएगा तो इलास्टिक कोलिजन होगा जिसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो मतलब जितनी वेलोसिटी अभी है उतनी वेलोसिटी सेम रहेगी। इसका मतलब कि जब ये वापस जाएगा तो उसके पास कितनी होगी सर, वेलोसिटी सेम ही रहेगी। तो इस केस में बच्चों चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, आप बोलोगे एम वी एक्स माइनस एम माइनस और माइनस एम वी एक्स, तो कितना हो जाएगा, 2m वी एक्स हो जाएगा, है ना, 2m ऑफ वी एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया। फिर ऐसे ही बच्चे हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, प्रेशर कैलकुलेट किया। तो डायरेक्ट फिर हम एक फॉर्मूले पे आते हैं, जो प्रेशर निकल के आता हमारा वो आता है डेंसिटी डिवाइड बाय 3 वी आर एम का स्क्वायर, ये निकल के आता है डायरेक्ट फॉर्मूला, इसी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आता है फॉर्मूला। तो यहां से जो वी आर एम स्क्वायर आ गया, वी आर एम स्क्वायर आ गया, वो कितना आ गया, 3p डिवाइड बाय 2 का अंडर। ये हमने साउंड में देखा होगा, क्लास 9 में साउंड चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में डेंसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की, उतना ही कम स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा वो टकराएंगे, ज्यादा टकराने से एनर्जी लॉस्ट होगी, एनर्जी लॉस्ट होने से स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। पर हमने अभी तक क्या माना है, यहाँ पे हमने अभी तक माना है कि टकराने से यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, वहां पे हम आइडियल कंडीशन लेके चले थे। ठीक है बच्चों, सर में आ गया? हाँ जी सर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिमेंबर। अब देखो, आपने आइडियल इक्वेशन पढ़ी है। आइडियल इक्वेशन में क्या था बच्चों, आइडियल इक्वेशन में था पी वी इज इक्वल टू nRT। एन क्या है, एन का हमने फॉर्मूला लिखा था m अपॉन में कैपिटल एन, मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, RT P V, m को इधर ले जाओ। m अपॉन वी क्या होता है बच्चों, m अपॉन वी होता क्या है, m अपॉन वी, अरे मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी। ये होता है RT, है ना। P अपॉन में डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, RT अपॉन में m। तो अभी आपने जो VRMS का फॉर्मूला लिखा था, दैट वाज 3p अपॉन में रो, देन फर्दर इट कैन बी रिटन एज 3RT/m। बच्चों डायरेक्ट आता है फॉर्मूला, डायरेक्ट। टेम्परेचर बोल देगा, मोलर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, वो तो आप तुरंत ही निकाल लोगे। आर की वैल्यू पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, सारी की सारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो जो वैल्यू बता रखे उसी फॉर्म में ही होनी चाहिए, बस ध्यान रखना उस चीज का। के को टी को हमें किसमें पुट करना है, केल्विन में पुट करना है, केल्विन में, नॉट डिग्री सेल्सियस। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, बहुत बार आता है इसी पे क्वेश्चन।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लिख लिया बच्चों? यस सर। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, लिखो। इफ pressure of gas in a container is if pressure of gas in a container is 3 into 10 power 6 Newton per meter square and density of gas is 1.44 kg per meter cube, then what is the RMS speed of gas? What is the RMS speed of gas? कितना होगा? तो हम देख चुके, पहले वाला फॉर्मूला क्या था बच्चों? 3p/में रो। पहले देख लो, सारी स्टैंडर्ड में तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। 3 into 3 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1.44 10⁻, कुछ नहीं है, हटाओ। ठीक है, 3 क्या होता है बच्चों? 3 ही आ जाएगा। 10⁻⁶ क्या होगा? 10⁻3 आ जाएगा। मेरे ख्याल से 144 होता है 12 का, तो 1.44 कितना होगा? 1.2। तो 30/12, 0.12 जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 2 पॉइंट, नहीं सर, अप्रोक्सीमेट 0.12 आएगा ना? है। 0.12 आएगा ना? 0.12 आएगा तो बेटा उसका तो ज्यादा वैल्यू होती है ना, 1 से तो ज्यादा वैल्यू है 1.44। नहीं, 1 से ज्यादा वैल्यू है ना, तो 1 के आसपास ही तो आएगा। 1 से कम वैल्यू होती है तब मैं रूट में लेता, मतलब रूट वैल्यू 1 से कम होती। हम्म, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ू मैं? हाँ जी सर। देखो, मान के चलो कि, लिखो, इन अ कंटेनर O2 gas is present in a container. O2 gas is present at room temperature. What is the RMS speed of gas in the container? What is the RMS speed of gas in the container? अब देखो ना, प्रेशर गिवन है ना डेंसिटी गिवन है, तो दूसरा फॉर्मूला यूज होना चाहिए। सर रूम टेम्परेचर बोल रखा है, मतलब टेम्परेचर कितना है सर? 27 डिग्री सेल्सियस। क्या है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो? नहीं, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों आपको? 273, दैट विल बिकम 300 केल्विन। तो आपको पता था VRMS की वैल्यू क्या बताई थी बच्चों? 3 R RT1। अपॉन में M। सर R की वैल्यू 25/3 पुट कर दो, कितना इजी हो जाएगा? देखो 3 से 3 कट जाएगा, बाद में यूज कर सकते हैं। T की वैल्यू 300, M की वैल्यू तो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बच्चों, कितनी है? 32। बस। यहीं पे होगा गड़बड़ का। गड़बड़ क्यों हुआ? अब ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पे जो चीज गिवन है वो गिवन है, इसकी वैल्यू क्या होती है? पहले वैल्यू देखते हैं। आर की वैल्यू क्या थी बच्चे? आर की वैल्यू, आर का फॉर्मूला क्या था? अरे भूल जाते हो, जूल पर मोल केल्विन, यही तो था फॉर्मूला आर का। यस और हाँ नो? जी। तो जूल भी है, ये मोल में गिवन है और ये के में है। 32 होता है, ये होता है मोल्स पर ग्राम में, तो ठीक है, मोल से मोल तो कट जाएगा। पर बच्चे वो तो ग्राम में है, और ग्राम में आपको पता है ग्राम में वैल्यू कौन सी होती है? तो ऐसा ही होती है। यस और नो? ये जो इसका जो फॉर्मूला है, इसका वैल्यू क्या, यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी होती है मोल पर ग्राम ही तो होती है हाँ जी बच्चों। सर। और ग्राम को वैल्यू है, सीजीएस यूनिट है। हाँ जी। सीजी और सारी वैल्यू आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, इसलिए इस पे स्टार मार के लिखना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए बच्चों? 10 2 पावर। माइनस। लिख लो उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। यही पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, स्टार मार के लिख लो, इसको याद रखना है, याद रखना है बार बार। लिख लिया बच्चों? हाँ जी ठीक है, तो 3 से 3 कट गया। 25, 3 10⁻⁵ डिवाइड बाय 32। मेरे ख्याल से 5 बाहर आ जाएगा, और 4 सर। 4 बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा √30/2, 10 √15 बचेगा अंदर, है ना? हाँ जी।
√15 10⁻²। लगभग इसकी वैल्यू 484 मीटर पर सेकेंड आएगी। क्लियर हो गया? यस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम वाली वैल्यू। हाँ जी सर। Yes, sir. एम की वैल्यू ग्राम में होती है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ पुट करना पड़ेगा। यहीं पे बस एक बच्चा मिस्टेक कर सकता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ठीक है। एक स्कूल में बहुत बार एग्जाम में आता है बच्चों, लिख लो। एसटीपी याद है? एसटीपी आप यूज करते हो केमिस्ट्री में, क्या होता है इसका मतलब? स्टैंडर्ड Standard temperature pressure condition. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर प्रेशर कंडीशन। टेम्परेचर कितना लेते हैं इसमें? 273. 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। इस पे वैल्यू बच्चे मुझे वॉल्यूम निकालना। लिखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। तो आपने केमिस्ट्री में भी निकाला ही होगा वैसे तो। NRT V इज इक्वल टू NRT अपॉन में P। नंबर ऑफ मोल्स वन ही दे रखे हैं, 25/3 273 1.013 इंटू 10⁻5। सारी वैल्यू कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आती है 22.4 10⁻³ मीटर क्यूब। और ये किसके बराबर होता है बच्चों? लीटर के बराबर होता है, याद करो। हाँ जी सर। 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में करते हैं तो 10⁻⁻6 आ जाता, राइट? तो फिर वही बात होगी ना, सेम 1 लीटर। तो कितना हो रहता है बच्चों? 22.4 लीटर गैस प्रेजेंट होगी वहां पे। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट होता है बच्चों, नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। मतलब वी आर नॉट कंसिडरिंग रोटेशन, ओनली ट्रांसलेशन, जो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मान के चल रहे हैं कि लेट एम बी मास ऑफ गैस। ठीक है। VRMS भी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो मेरी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर? वो तो हमें पता ही, 12m v² होगी, लेकिन यहाँ पे v नहीं, RMS² आ है। क्लियर है बच्चों? यस और नो? ये तो हमें पता ही है। बस v² की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? VRMS। और अभी थोड़ी देर पहले हमने VRMS का फॉर्मूला पढ़ा है, VRMS² का फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि होता है 3p अपॉन में रो। टू। तो एक फॉर्मूला आ गया बच्चों, 3/2 MP अपॉन में रो, या फिर 1/2 M तो है ही है, इसकी जगह आ जाता बच्चों 3 RT T अपॉन में M। M। ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा बच्चों? 1/2 स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, 3RT। 3 बाहर ले लो, 3/2। इसको क्या बोलते हैं? पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? नंबर ऑफ Of मोल। mole. नंबर ऑफ मोल, दैट इज NRT। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 3/2 NRT, 3/2 NRT, या फिर बोलेंगे बच्चे क्या? 3/2 MP रो। अरे सर, एम एम बाय रो क्या होता है बच्चों? एम बाय रो Volume. वॉल्यूम। सर, जब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो हम वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी भी तो लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते? PV। यस और नो? समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ
तो हमारी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? 3/2 nRT होती है। अब इसको उससे कंपेयर मत करो सर, हमने तो सर ये 3/2 nRT तो सर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम सर आपने कुछ बताया तो था वहां पे जब मोनोटोमिक गैस के, वो मोनोटोमिक गैस का अलग चीज है, ये हम अलग चीज पढ़ रहे हैं। वहां पे हमने वहां पे हमने उसको इंटरनल चेंज इन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, है तो वही चीज। क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है इसका मतलब कि दे आर मूविंग, ठीक है। बट वो डिफरेंट डिफरेंट किसके लिए था बच्चों? वो डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक गैसेस के लिए था। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस सर। क्योंकि जब हम सारे गैस की बात करते हैं ना बच्चों, जब हम सारे गैस की बात करते हैं तो सारे गैस का ट्रांसलेशन तो सेम ही रहेगा, वो 3 ही रहेगा। जो हमने हाँ जी वहां सर। पे निकाला था, जो कि हम दोबारा भी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। जो एफ था वो डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीडम निकाला था, जो हमने जिसमें आपने 3, 5, 7, 6 बोला था। उसके अंदर वो दोनों चीज थी, कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। समझ रहे हो? हाँ जी ट्रांसलेशन भी था और रोटेशनल भी था, इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन चाहे वो कोई सी भी गैस हो, चाहे वो हीलियम गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे NH3 गैस हो, उसका ट्रांसलेशन तो फिक्स ही है। वो कितना है? 3/2 है ना। बिल्कुल। समझ में आ रहा है कि दोबारा बताऊं क्या? दोबारा सुनो। जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टडी किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम किस किस का कॉम्बिनेशन है? रोटेशनल प्लस प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन तो सभी गैस के लिए फिक्स है। अगर मैं F/2 यहां पे भी बोलूं nRT तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहां पे फिर F की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 3 ही रहेगी, क्योंकि हम किसको स्टडी कर रहे हैं? ओनली ट्रांसलेशन को स्टडी। ट्रांसलेशन। क्लियर हो गया? हाँ, जब हम रोटेशन को भी ऐड ऑन करेंगे, फिर हम वाइब्रेशन को भी ऐड ऑन करेंगे, तो फिर F की वैल्यू चेंज होती रहेगी हर एक गैस के लिए। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? हाँ जी यस सर। सर। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो देखो। if if the volume of gas is 5 liter having pressure 2 atmospheric pressure atm, find translational kinetic energy। फॉर्मूला तो सिंपल है, 3/2 nRT, लेकिन टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो 3/2 PV। अब 3/2 P की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 एटमोसफेयर प्रेशर, मतलब कि 2 × 1.013 पावर। सर वॉल्यूम है 5 लीटर, 5 लीटर पुट कर दे, नहीं बच्चे स्टैंडर्ड यूनिट में 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? राइट। 2 से 2 कट गया, 15 × 1.013 × 10⁻²2 जूल। जूल ही आएगा, काइनेटिक एनर्जी है तो जूल में आंसर आ जाएगा बस। लिख लिया बच्चों? हाँ जी सर। एक और देखो, देखो यहाँ पे, इफ helium gas is contained in a container, if ऐसा लिखो 16 ग्राम, if 16 ग्राम of helium gas is contained in a container at 37 degrees Celsius, 16 gram of helium gas is contained in a container at 37 degrees Celsius, find translation kinetic energy of gas। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे इसमें हम? 3/2 nRT। nRT, 3/2। n की वैल्यू क्या होगी? सर n होता है स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम। r की वैल्यू 25/3। T टेम्परेचर 37 है, 37 को वी कैन राइट 310। 3 से 3 कैंसिल, स्मॉल एम। मास गिवन कितना है बच्चों? 16। अभी हमने m हीलियम है, हीलियम का कितना होता है बच्चों? 4 ग्राम होता है ना। कितना होता सर है? 4 ग्राम, क्योंकि ग्राम में है
तो बच्चे निकल जाएगा आपका, डायरेक्ट कट जाएगा वैल्यू, है ना। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो कट जाएगा। कितना हो जाए, 16/4 25, नीचे यहाँ 1/2 भी है और 310 भी है। मेरे ख्याल से कट गया 2 से। 50 × 31000 जो। ठीक है बच्चों, लिख लिया यहाँ तक। हाँ जी सर। यस सर। अब आता है एक क्वेश्चन, आता है दो चीजों पे आता है, छोटे छोटे टॉपिक है। एक आता है मीन फ्री पाथ और एक होता है मीन फ्री टाइम, कि कितने टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो पहले निकालते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। तो देखो, मान के चलो कि ये पूरा का पूरा कंटेनर ही है। कंटेनर है तो मान के चलो पहले गैसेस मॉलिक्यूल एक यहाँ पे था। ठीक है, इसने मूव करते करते यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ पे टकरा गया होगा। टकराने से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी पर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये किस में जा रहा है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन हो रही है यहाँ पे। ऐसे ऐसे डिफरेंट पाथ ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ऐसे डिफरेंट पाथ ट्रेवल कर रहा है। तो मान लिया कि बच्चों ये पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ, चौथा पाथ, पांचवा पाथ एंड सो, एक मॉलिक्यूल इतने पाथ कवर कर रहा है। तो अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो उसी को ही बच्चे क्या बोलते हैं, मीन। क्योंकि एवरेज होता है, उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, मीन। तो मीन फ्री पाथ, फ्री का नाम क्यों बोला गया बच्चों, फ्री यहाँ पे टर्म इसलिए बोला कि वो फ्रीली मूव कर रहा इसीलिए है। मूव हमने कर रहा है। कोई भी प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी नहीं अभी तक चेंज कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली मूव कर रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी सर। ठीक है, चलो तो लिखो यहाँ पे मीन फ्री पाथ के बारे में लिखो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैसेस मॉलिक्यूल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैसेस मॉलिक्यूल between two consecutive collision, between two consecutive collision is called free path, is called free path. Average of these paths, average of these path is known as mean free path. Average of this path is known as mean free path. तो उसकी भी देखो अंडरस्टैंडिंग कैसे बनते हैं। देखो, मान के चलो कि ये एक मोलिक्यूल है बच्चे। ठीक है, ये मोलिक्यूल मान के चलो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब कब चांसेस होंगे कि ये टकराएगा, कि तब चांसेस होंगे सर कि अगर इसी टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर इनके जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मान के चलो ये एरिया है। ठीक है, इसके से छोटा हो, मतलब कि अगर ये यहां पे आ जाए बच्चे, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या आएंगे बच्चे, टकराएंगे। अगर ये इन दोनों के गैप मान के चलो कि ये मान के चलो कि डायमीटर डी है, इसका भी डायमीटर क्या है बच्चे, डी है, और इस पूरे सर्कल का डायमीटर क्या है, 2D है, तो नहीं टकरा सकते। तो हाँ टकराएंगे तो जस्ट टच करेंगे। 2D से जस्ट थोड़ा सा भी होगा ना बच्चा, छोटा सा भी एरिया होगा, तो क्या कर जाएंगे बच्चों, टकरा जाएंगे। तो टकरा जाएंगे, है ना, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। मान के चलो यहाँ पे अगर है तो टकरा जाएंगे। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इससे टकरा जाएगा, यहाँ पे टकरा जाएगा तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो ऐसे टकराते रहेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, जो मीन फ्री पाथ है ना आपका, जो मीन फ्री पाथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, अब आपको ये पता है कि अगर बहुत ज्यादा बच्चे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी उस एरिया में, किसकी, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो और भी ज्यादा टकराएंगे। और भी ज्यादा क्या होंगे बच्चे, टकराएंगे। इसका मतलब कि अगर मुझे पाथ लेंथ बढ़ानी है, अगर मुझे पाथ लेंथ बढ़ानी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों,
कम होनी चाहिए। तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। मॉलिक्यूलर डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए बच्चों? कम होनी चाहिए। तो जो एनवी लिख रहा हूं, ठीक है, एनवी भी लिखवाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब जो फॉर्मूला बच्चे फाइनली निकल के आता है, जो निकल के आता है वो आता है 1 में √2 पाई d² एनवी। ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। √2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डी क्या है? डी है बच्चे डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। गिवन होता है सर एग्जाम में, बिल्कुल गिवन होता है। एनवी क्या है बच्चों? एनवी है पार्टिकल डेंसिटी या गैस डेंसिटी। गैस डेंसिटी बोल सकते हैं, पार्टिकल डेंसिटी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा बच्चों? नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, आराम से लिखना, गैसियस मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? सर 2 मिनट। लिख लो। ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। अब यहां से देखो कितने सारे फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं। हो गया सर। ठीक है, क्या फॉर्मूला आ रहा है बच्चों? दोबारा लिखो। √2 पाई पाई d²। एनवी। एनवी क्या था दोबारा देखो, एनवी क्या था सर? नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल अपॉन में वॉल्यूम। सर मुझे याद है आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बताया था कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है हम उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एन ए तो होता है सर एवोगैड्रो नंबर, स्मॉल एम होता है नंबर ऑफ मोल, कैपिटल एन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन नीचे वॉल्यूम भी तो है सर, वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा बच्चे? ऊपर चल जाएगा। सर ये वॉल्यूम की वैल्यू तो गिवन होगी नहीं। सर बच्चों दो चीज हो जाए, या तो वॉल्यूम की वैल्यू गिवन होगी या फिर कंटेनर का साइज गिवन होगा। जो कंटेनर का साइज गिवन होगा वही आपको वॉल्यूम लेके चलना, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? लिख लिया बच्चों यहां तक? ठीक है। हाँ जी सर। इस एन को हम जानते हैं सर, थोड़ा बहुत तो जानते हैं। एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन में, ये होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? एन इंटू एन। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? और वैल्यू कैसे बढ़ सकती है? √2 पाई d² एन एन। ये लिखिए। सर मैं तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हूं। कैसे? सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, पी वी इज इक्वल टू NRT। तो V बाय एन की वैल्यू हो जाएगी RT/P। तो ये बन जाएगा बच्चों RT/√2 पाई d²P n। समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? हाँ जी। अब सर याद क्या करना है? मैं तो कहूंगा आपको केवल यही याद करना, बस याद नहीं करना है, ये आपको बनाना है खुद से। ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना। क्वेश्चन कैसे आते हैं? या तो डायरेक्टली आएगा बच्चे इस पे क्वेश्चन पे, या फिर कैसे आएगा देखो, टेम्परेचर के साथ बोलो। अगर मान लो टेम्परेचर पे इतना मीन पी आता तो बताओ इतने टेम्परेचर पे कितना होगा। या टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है देखो, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, डी के। बाकी तो सब कांस्टेंट ही है, साइज के, मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। अगर वो भी फिक्स है तो देखो किसके ऊपर केवल डिपेंडेंट है? टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर ऊपर वाले में वॉल्यूम के। सर में आगे सभी को यस और नो? क्लियर एवरीवन? हाँ जी सर। Yes, sir.
ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला याद करना है? केवल मैं तो कहूंगा यही वाला याद करना है, 1/√2π d² NV, दैट्स इट। और कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना। बाकी तो फॉर्मूला मुझे पता है, बना ही लोगे। करें बच्चों आगे? हाँ जी। अब नेक्स्ट निकालना है बच्चे हमें, क्या बोलते थे उसको, हाँ, मीन रिलैक्सेशन टाइम। मीन रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो पहले रिलैक्सेशन टाइम समझो। रिलैक्सेशन टाइम ये होता है बच्चे, जैसे कि मान के चलो कि ये मॉलिक्यूल है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे टकरा टकरा के अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है। तो आपने देखा था यहाँ पे मीन, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्री पाथ हमने निकाले थे। अब ये जो फ्री पाथ जो चला है, कुछ ना कुछ टाइम में तो चला होगा ना, कुछ ना कुछ तो टाइम में चला होगा। तो बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर टू कंजिक्यूटिव कोलिजन कितने टाइम तक वो रहा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जितने देर तक वो कोलिजन से पहले रहा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन। तो ये होगा T1, टी टाउ बोलते हैं वैसे, टाउ 3, टाउ 4। तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। फिर वही बात की एवरेज वैल्यू लूंगा तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो सर जब हमने डिस्टेंस का एवरेज वैल्यू ले लिया था, जिसको हमने मीन फ्री पाथ बोला था, और डिवाइड बाय वेलोसिटी निकाल दो, तो मेरे को टाइम नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन में, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे भी जो मीन रिलैक्सेशन टाइम होगा तो वो क्या हो जाएगा? सब मीन फ्री पाथ अपॉन वेलोसिटी। सर अभी तक आपने वेलोसिटी एक आरएमएस बताई है, एक एवरेज बताई है। सर एवरेज ले लो क्या? मैंने बता रखा बच्चे एवरेज वैल्यू तो 0 होती है। तो कौन सी लोगे बच्चे वेलोसिटी यहाँ पे? VRMS। VRM। ये चीज ध्यान रखनी है बस। इतना आसान बन गया फॉर्मूला। अब देखो क्या हम, वैसे डेफिनेशन लिख लो पहले बच्चे, डेफिनेशन लिख लो। टाइम इंटरवल बिटवीन टू consecutive collisions, टाइम इंटरवल बिटवीन टू consecutive collision, टाइम इंटरवल बिटवीन टू consecutive collision by gaseous molecule, by gaseous molecule is known as relaxation time. By gaseous molecule is known as relaxation time. And its mean value is known as mean relaxation time. Its mean value is known as relaxation time. ठीक है बच्चों? तो बस, अब तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला तो याद ही है। सर देखो कैसे, एल लेमडा, तो लेमडा मीन मतलब कि हमने मीन फ्री पाथ निकाला था, दैट वाज 1 अपॉन में √2πd² NV। ठीक है, सर VRMS में निकाला था अंडर रूट में 3p/रो। अब इसमें आप जितना चाहो उतने चेंजेस कर दो। आप चाहते हो कि सर मैं ना ऐसा करता हूं, थोड़ा और खोलने की कोशिश करता हूं। सर यहाँ पे लिखता हूं मैं, NV क्या था बच्चे हमारा? N/V, है ना? तो मैंने लिख दिया N/V। देखते रहो बस, अब चलते रहो साथ साथ, ऐसे लिख दिया। सर N की जगह आपने लिखा था, मुझे याद है, इस N की जगह आपने लिखा था, इस N की जगह आपने लिखा था √2πd²N/NA। ये लिखा था ना, N/NA, ये लिख दिया। अच्छा सर, अ, और भी चेंजेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने V/N करवाया था, उसको लिख सकते हैं RT
अपॉन में √2 पाई d² p n। और याद करो, इसकी वैल्यू मैंने एक को लिखवाई थी 3। या तो देखो p के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे p डिवाइड बाय रो आ गया बच्चों। अगर देखो ना p के रिस्पेक्ट में क्या रहा, 1 अपॉन में जो टाउ RMS है वो 1 अपॉन में p⁻³ है। देखो p ये रहा 1 और ये भी वैल्यू नीचे ही रहेगी, तो 1 और 1/2 क्या बन जाएंगे, 3/2 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, देखो कोई सा फॉर्मूला लेना, बस यही याद रखना और कुछ याद नहीं करना, फिर तो आप बना ही लोगे। फिर और क्या चेंजेस ला सकते हैं, टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसकी लाने के लिए बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले में मुझे चेंज करना पड़ेगा 3RT बाय क्या था, M। यही था ना बच्चे, M था। क्लियर है? अब देखो ये टेम्परेचर तो नीचे ही रहेगा, ये टेम्परेचर ऊपर है, तो यहाँ पे जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है वो t⁻½ के है। क्यों सर, ऊपर 1 है नीचे हाफ है, हाफ बन जाएगा। सर में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, यस और नो? यस सर। हाँ जी। तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, ये आ गया अंडर रूट में T p³ के। इस तरीके से है। पहले ही बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, जितने याद हो जाए ठीक है, पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है और ये दोनों है, बस इन्हीं को ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले जाता है। वो तो आपको देखो निकालना ही पड़ेगा। इसी बात पे देखो एक क्वेश्चन करते हैं अभी रिसेंट टाइम पे, 2025 में एक क्वेश्चन है, तो देखना क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखो क्वेश्चन, helium and argon are put in a flask. Helium and argon are put in a flask at same room temperature. Helium and argon are put in a flask at same room temperature 300 Kelvin. The ratio of their average kinetic energy of helium and argon is average kinetic energy of helium and argon is given है। मोलर मास ऑफ हीलियम गिवन है बच्चों, दैट इज 4 ग्राम पर मोल। वैसे तो पता ही है आपको, फिर भी आर्गन का भी गिवन है 40 ग्राम पर मोल। अभी हमने थोड़ी देर पहले एवरेज काइनेटिक या फिर मैं बोलूंगा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था। सर वो था मेरे ख्याल से, सर मुझे याद आ रहा है 1/2 m v/m²। वैसे तो मुझे याद है, फिर भी मैं देखो यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको फॉर्मूले, ये तो अभी तो तुरंत याद होंगे, 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो 3/2 m p/ρ, यही से हमने फॉर्मूला निकालता बच्चों, 3/2 nRT, याद है? 3/2 nRT निकाला था। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ जी सर। यहाँ पे बोला जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने वो पर मॉलिक्यूल निकालने बच्चों, पर मॉलिक्यूल निकालने, पर मॉलिक्यूल निकालने। जब निकालने ही पर मॉलिक्यूल है तो मुझे एक चीज बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का ही सेम होता है, यस और नो एक तरीके का? ठीक है, वैसे तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो हमें पता है F/2 यूज होना चाहिए, लेकिन हमें ये पता है ना कि अभी तक तो हमने ट्रांसलेशन ही पढ़ा है, तो 3/2 nRT है। टेम्परेचर भी सेम ही है, 300 केल्विन है। एन भी सेम दे रखा है, क्योंकि क्यों बोल रखा है, क्योंकि पर मोलिक्यूल तो दोनों का क्या होगा बच्चों, सेम ही रहेगा, यस और नो? तो इस वजह से जो आंसर क्या आएगा बच्चे, 1:1। बस इसी फॉर्म में देखो, टेम्परेचर सेम, आर कांस्टेंट,
पर मॉलिक्यूल पूछा है तो 1:1 पे आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? हाँ जी सर।